क्रिटिकल पैट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। आज हम मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर बातचीत करना चाह रहे हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लियाकत अली। लियाकत अली साहब लाहौर के मारूफ दानिश्वर और वकील हैं। तो लियाकत साहब ये फरमाइएगा कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको आप कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान में इस पे जो रिएक्शन हुआ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, जो सूरत हाल है ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गई है, क्योंकि इसराइल की जो बमबारी है और इसका जो फ़ौजी एक्शन है उसने बहुत सी संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रही हैं, बूढ़े मर रहे हैं और इसका जो रद्द अमल है वो बहुत जज्बाती हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम की सतह पर तो इसमें बहुत नाराज़ी पाई जाती है और बहुत लोग गुस्से में हैं, लेकिन रियासत की सतह पे भी ऐसा ही रवैया सामने आ रहा है। और कल जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने भी बहुत बुलंद बांग दावे किए और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी बेज़ बजा बजा के बताया कि उन्होंने आज तक क्या किया है और वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कर क्या सकता है, उसके पास इनिशिएटिव क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सिवाय नारेबाजी के पाकिस्तान और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी कोई भी पहलकारी वाली बात, कोई ऐसी इनिशिएटिव वाली बात नहीं है जिससे वो इस सारे क्राइसिस में कोई रोल प्ले कर सके। हाँ, ये हो सकता है कि अपने अवाम को थोड़ा और जज्बाती करे और इससे कोई सियासी फ़ायदा हासिल करे। हमारे यहाँ आमतौर पर होता ही यही है कि नेशनल इश्यूज़ हों या इंटरनेशनल इश्यूज़, इन पर एक वन डायमेंशनल हमारा मौक़िफ़ सामने आता है। कभी भी इस कश्मीर का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, इस पर मल्टी डायमेंशनल जो ओपिनियन है वो कभी सामने नहीं आती। और ये फ़लस्तीन के मसले पे भी हमारे यहाँ वन डायमेंशनल मौक़िफ़ है कि इसराइल को तबाह कर दो, इसराइल को बर्बाद कर दो। भाई, इसराइल को तबाह बर्बाद अब नहीं हो सकता। इसराइल ने वहीं रहना है और फ़लस्तीनियों के लिए वहाँ गुंजाइश पैदा करनी है, फ़लस्तीनियों का वहाँ मुल्क बनाना है। ना इसराइल ने कहीं ख़त्म होना है, ना फ़लस्तीनियों ने ख़त्म होना है। और दोनों के दरमियान कोई जो काबिल अमल जो समझौता है उसकी तरफ हम दुनिया ने जाना है। ये नहीं हो सकता कि फ़लस्तीनी वहाँ से ख़त्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसराइल ख़त्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए इनको एक काबिल अमल समझौते की तरफ जाना है और उस काबिल अमल समझौते में अमेरिका का किरदार तो हो सकता है, बड़ी ताकतों का किरदार भी हो सकता है, अरब ममालिक का भी किरदार हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। अच्छा लियाकत साहब, आपने वो वीडियो देखी होगी, मुफ्ती अबुल लैस बर्मिंघम में रहते हैं वो, तो उन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाई जिसमें बर्मिंघम में होने वाले फ़लस्तीन के इशू पर होने वाले एक प्रोटेस्ट के ऊपर हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म था और उसका रिएक्शन ये आया कि उनके घर पे रेड हो गया, उनको गालियां दी गई। तो इस तरह का जो रद्द अमल है, क्या इससे हम बैनुल अक़वामी हमदर्दियां जीत सकते हैं? क्या इससे फ़लस्तीनियों को कोई मदद मिल सकती है इस रवैये से? नहीं, ऐसे मुख्तलिफ औक़ात में हम ऐसे रवैये पहले भी इख्तियार कर चुके हैं। मसलन जब सलमान रुश्दी का नावल छपा तो पाकिस्तान में कई बच्चे दीनी मदरसों के मारे गए, हमने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद किया, तोड़ा फोड़ा। इसी तरह जब ये फ्रांस के कार्टून वाली आई तो हमने अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा फोड़ा। ये रद्द अमल जो है ये मुनासिब नहीं है और दुनिया इसको कबूल नहीं करती। हमें रीज़न से, हमने लॉजिक से, हमें मंतक से अपना मौक़िफ़ पेश करना होगा और सेंसिबली डिस्पैशनेट होकर अपना रवैया लोगों को बताना होगा। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब सलमान रुश्दी की किताब आई तो हिंदुस्तान में रफ़ीक ज़िक्रिया ने एक किताब लिखी और जिसका उन्होंने जवाब दिया सलमान रुश्दी की किताब लिख के। इसलिए ये जो फ़लस्तीन का वाक़या है इस पर देखें, इस पर भी कई मौक़िफ़ हो सकते हैं और ख़ुद अरब दुनिया में इसमें के बारे में कई मौक़िफ़ है। कोई एक यूनिफाइड मौक़िफ़ जो है वो फ़लस्तीन के बारे में नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में तो क्योंकि इस पर बहस नहीं होती इसलिए एक ही मौक़िफ़ सामने आता है। जो कुछ ऐसा अपने बर्मिंघम का हवाला दिया ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी, क्योंकि बरतानिया जैसे मुल्क में जहाँ बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ जब किसी एक बंदे को उसके किसी मौक़िफ़ की बुना पर आप उसके घर में जाकर तोड़ फोड़ करेंगे तो आप जिस काज के लिए ये काम कर रहे हैं उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं।
अच्छा, इस तरह के जो लोग हैं जो इसराइली मौक़िफ़ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं, वो इसराइल में मौजूद हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी थी जिसका नाम था पीस नाउ। उन्होंने साबरा और शतीला का जो मैसेकर्स थे उनके खिलाफ इसराइल में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे किए। तो अगर वहाँ पे ये कुछ हो सकता है, अभी भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहाँ की गवर्नमेंट से इख्तलाफ किया है, तो क्या हम इख्तलाफ राय को इस हद तक बुरा समझते हैं कि जरा सा भी कोई बंदा इख्तलाफ करेगा तो उसके घर पे रेड कर दें? देखिए जी, इसराइल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो शुरू ही से इसराइल की हुकूमत की जो तोसी पसंदाना पॉलिसी थी उसके ख़िलाफ़ रही है। और एक दफ़ा तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जो थे उसको किसी ने छुरा भी घोंप दिया था, किसी यहूदी बुनियाद परस्त ने। इसलिए वहाँ इसराइल में ऐसी फोर्सेस मौजूद हैं, सियासी भी और समाजी भी, जो इसराइल की जो ज़ायनिस्ट पॉलिसी है उसकी हुकूमत की, उसकी हिमायती नहीं है और उसकी मुखालफत करती हैं, और पार्लियामेंट में भी और सड़कों पर भी। आप देखें, इसराइल में 20 लाख अरब मुसलमान रहते हैं, ये कोई छोटी तादाद नहीं है, और उनमें से किसी ने भी इसराइल की जो शहरियत है उसको तर्क नहीं किया, वो वहीं रहना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हमें पता नहीं है इसराइल की अपनी डेमोग्राफी का, इसराइल की अपनी सारी पॉलिटिक्स का। हमारे यहाँ जो उर्दू अखबारात से जो मौक़िफ़ पहुँचता है वही रायमा बन जाता है। इसलिए इसराइल के बारे में और इस फ़लस्तीनी जो सवाल है इसके बारे में हमारे यहाँ जो एक संजीदा बहस है और संजीदा मुतालिया जो है वो बहुत कम है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ कन्फ्यूजन भी है, हमारे यहाँ जो है वो जज्बातियत भी है, और हमारे यहाँ एक जैसा लड़ाई वाला माहौल है। अच्छा लियाकत साहब, सर ज़फ़रुल्लाह खान 47 में यूएन में थे, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उस वक्त यूएन में। उन्होंने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है कि मेरे पास एक यूरोपियन मुल्क के सफ़ीर आए और उन्होंने कहा कि ये जो रेजोल्यूशंस आ रहे हैं पैलेस्टाइन पे, आप इनके ख़िलाफ़ छोटी सी बात किया करें और उसके बाद उसके अमेंडमेंट के लिए कुछ तजावीज़ दें, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो कहते हैं जी मैंने इसी तरह हुआ, एक रेजोल्यूशन आया तो मैंने उस पर तनकीद की और कुछ अमेंडमेंट्स की, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी अमेंडमेंट्स कबूल कर ली गई। उसके बाद कहते हैं जो जमाल अल हुसैनी थे, पैलेस्टाइन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो मुझसे नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझे कहा आपने ये काम क्यों किया? मैंने कहा कि ये तो मैंने फ़ायदा किया है आपका, आपके ख़िलाफ़ इतना सख्त रेजोल्यूशन आ रहा था, मैंने उसको सॉफ्ट कर दिया। तो कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये आपने गलत किया, आपको इस पे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रेजोल्यूशंस जितने सख्त होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे अवाम उसी तरह उतने ज़्यादा गमो गुस्से से जो है ना उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? शकील साहब, सर ज़फ़रुल्लाह जो है वो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स से अपने मजहबी अकायद की बिना पर डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। चाहे उन्होंने दुरुस्त बात भी लिखी हो, हमारे यहाँ उसे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इस बिना पर कि वो तो अहमदी हैं और वो ज़रूर लाजमन कोई ऐसी बात कह रहे होंगे जो पाकिस्तान के और मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ होगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर सर ज़फ़रुल्लाह के बग़ैर भी हम बात करें तो बहुत से ऐसे मौक़े आए जहाँ फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल हो सकता था, लेकिन उस अरब इलाकाई क़ुव्वतों ने ऐसी कुछ साजिशें की, ऐसी जो प्रोग्राम दिए और ऐसे जो एक्शन किए जिनकी बना पर फ़लस्तीन का मसला उलझ गया। देखें, उर्दन भी फ़लस्तीन के मसले से सिंपथी नहीं रखता, इसी तरह मिस्र भी जो है वो भी इसराइल के जो फ़लस्तीन के मसले से सिंपथी नहीं रखता। अब मिस्र के और उर्दन दोनों के इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, और मिस्र जो है उसकी आप देखें 10 किलोमीटर लंबी गज़ा के साथ एक सरहद शेयर करता है, लेकिन मिस्र तो फ़लस्तीनियों को नहीं आने देता अपने यहाँ। इसी तरह मिस्र ने जो है वो गज़ा का ब्लॉकेड इसी तरह किया हुआ है जैसे कि ये इजराइल ने किया हुआ है। आप देखें 68 तक जो गज़ा है वो तो मिस्र के कब्ज़े में था, और 48 तक ये गज़ा जो है वो ब्रिटिश के कब्ज़े में था। इसलिए ये गज़ा जहाँ ये सारी जंग जारी है, खुद गज़ा की भी वही सूरत हाल है जो मशरक़ी पाकिस्तान ने 71 से कर ली थी कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। अब जो गज़ा है, ये जो
वेस्ट बैंक में कायम है फ़लस्तीनी हुकूमत, उसके साथ तो नहीं है। 2006 से जब से इलेक्शन हुए हैं 2007 में इसने अपने तमाम ताल्लुकात वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की हुकूमत से मुनक़ता कर लिए थे, और अब ये जो है वो एक किस्म की डिफेक्टो खुद हुकूमत है। और इंटरेस्टिंगली गज़ा की जो बिजली है, जो पानी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो इजराइल से आती हैं। और आज जो गज़ा है इसकी सारी इकॉनमी जो है, आप देखें, छोटियां सब्जी उगाना है, सिर्फ 41 किलोमीटर की ये पट्टी है सिर्फ, और कहीं 6 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं 12 किलोमीटर चौड़ी है, और 51 ये किलोमीटर जो बॉर्डर है ये इजराइल के साथ शेयर करती है गज़ा की पट्टी, और 9 किलोमीटर ये मिस्र के साथ शेयर करती है। अब इसका सारा ब्लॉकेड है, इजराइल ने किया हुआ है। अब जब आप इजराइल पे एक मिसाइल दागते हो तो वो आकर आप पे 10 मिसाइल मार देता है, जिससे बच्चे भी मरते हैं, जिससे औरतें भी मरती हैं, जिससे बूढ़े भी मरते हैं। यकीनन इस इजराइल का जो एक्शन है उसको दुनिया भर में कंडेम किया जा रहा है, वो कंडेम करने के ही काबिल है। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इसराइल को मुश्तिल करती हैं, जो इसराइल से समझौता नहीं चाहती। अब जो किसी आपको शायद याद हो कि जब ये गज़ा में इन्होंने हुकूमत बनाई हमास ने, तो दुनिया ने उससे मुतालबा किया कि आप जो माजी में मुआहदे हो चुके हैं उनको कबूल करें तो आपको इमदाद दी जाएगी। दे रिफ्यूज, उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं मानते मुआहदे, हम इजराइल को सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हमारा यही एजेंडा है। अब ये जो को समझता है कि भाई इजराइल को मिटाकर वो फ़लस्तीन का मसला हल कर सकता है, नहीं। अभी एक नई तजवीज़ आई है, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। वो तजवीज़ ये है कि कोई ऐसी रियासत जिसमें फ़लस्तीनी भी हों, जिसमें अरब मुसलमान भी हों, और जिसमें जूस भी हों। और अब दो रियासतों वाली जो था एजेंडा, वो तो लगता है कि कामयाब नहीं हो रहा। तो क्यों ना एक ऐसी रियासत बनाई जाए जो इजराइल में, और जिसमें सारे लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ जो है नस्ली बैकग्राउंड के लोग वहाँ रहें। पता नहीं, ये भी एक तजवीज़ आई है, ये कितनी काबिल अमल है, ये कितनी मौसर हो सकती है, ये चल भी सकती है या नहीं, इसको इसराइल मानेगा कि नहीं, इसको फ़लस्तीनी मानेंगे कि नहीं। लेकिन ये भी एक नई प्रपोजल चल रही है। आप बताएं, आप इसके बारे में अच्छा क्या कहते हैं? लियाकत साहब, इसमें जो है ना, ये चांसेस अब कम लगते हैं कि इसराइल इस प्रपोजल को मान ले, क्योंकि उससे जो है ना इसराइल का जो जूइश कैरेक्टर है वो मुतासर हो सकता है। इसलिए कि अब 2 मिलियन आबादी है गज़ा की, और 3 मिलियन जो है वो कहा जाता है वेस्ट बैंक की है, तो 5 मिलियन ये हो जाएंगे। और अगर रेफ्यूजीज को रिटर्न का राइट दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि मजीद जो है पैलेस्टीनियंस वो इसराइल आ जाएंगे, तो उससे जो है जो आबादी की कसरत है वो फ़लस्तीनियों के हक में हो जाएगी। लेकिन मैं ये सोचता हूं, अगर 1947 और 48 में फ़लस्तीनी ये कहते कि हम मिल के एक रियासत में रहेंगे तो क्या होता। उस वक्त तो इसराइलियों को ये यकीन नहीं था कि हमारी स्टेट जो है वो बरकरार रह सकेगी कि नहीं रह सकेगी, इतनी ज़्यादा हॉस्टिलिटी थी। उस वक्त शायद वो मान जाते, लेकिन अब मुझे मुश्किल लगता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीनियों को उस वक्त जो है, उस वक्त की जो अरब रियासतें थी उन्होंने उकसाया, और अरब रियासतें नहीं चाहती थी कि ये फ़लस्तीन का मसला हल हो, और ख़ुद उर्दन भी नहीं चाहता था, क्योंकि उर्दन ने भी, जो उर्दन बना ही जो है वो फ़लस्तीन की सरजमीन पे है, और जो फ़लस्तीन का ज़्यादा रकबा जो है वो उर्दन के कब्ज़े में है। और उस वक़्त जो कौम परस्ती की लहर चल रही थी सारे अरब मुल्कों में, जिसमें मिस्र भी था और दूसरे मुल्क भी थे, उन्होंने भी इस कौम परस्ती के ज़ेर असर फ़लस्तीनियों को उकसाया भी, उनको सपोर्ट भी किया, और उनका मसला जो नेगोशिएशन और मुज़ाकरात से हल हो सकता था उसको एक जो मुसल्लह जद्दोजहद की राह पे डाल दिया। अब दुनिया में अब तो मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए मसाइल हल होने नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं हल हो रहे। अब तो आपको पॉलिटिकल सेटलमेंट ही करना पड़ेगा, वो फ़लस्तीन हो या कोई और जगह हो। अगर कोई समझता है कि वो मसाइल को बंदूक के ज़रिए हल कर सकता है तो मेरा नहीं ख्याल मुमकिन है। आप अफ़गानिस्तान में देख लें कि तालिबान की इतनी ज़्यादा मुसल्लह एक्टिविटी के बाद आखिर में दोहा में मुज़ाकरात ही होते हैं, कि मुज़ाकरात की टेबल पे ही आना पड़ता है। इसलिए फ़लस्तीनी हो, इसराइल हो,
कश्मीरी हों और तालिबान हो, आखिर पे आपको पॉलिटिकल सेटलमेंट ही करना पड़ता है। फ़लस्तीनियों को भी आज या कल परसों जब भी ये कभी सूरत हाल पैदा होगी तो उनको मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो ये बर्बादी होती रहेगी। जो ये बर्बाद बच्चे हम देखते हैं, कोई पत्थर दिल आदमी ही उन बच्चों को देखकर इसको इससे नज़र परे कर सकता है। वो तो देखे नहीं, मुझसे तो नहीं देखे जाते। जिस तरह बच्चों को वो ज़ख्मी हैं, मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, लोग चीखों पुकार कर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, ये कोई इस 21वीं सदी में ऐसे मनाजर देखना किसी मेरे जैसे कमज़ोर दिल बंदे के लिए तो मुमकिन नहीं है। अच्छा लियाकत साहब, आपने बात की कि उर्दन की, तो मैंने भी थोड़ा सा इसका मुताला किया तो पता चला कि 1921 में बरतानिया ने ये नया मुल्क क्रिएट किया और शरीफ मक्का का जो बेटा था अब्दुल्ला, उसके हवाले कर दिया गया और ये पैलेस्टाइन के 79% इलाके पर मुश्तमिल है। और हमारे यहाँ इस बात के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। और सर एडवर्ड सईद जो हैं, जो बहुत बड़े सपोर्टर थे पैलेस्टाइन के, खुद भी पैलेस्टीनियन थे, उन्होंने किताब भी लिखी है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत मशहूर किताब उनकी ओरिएंटलिज्म है। उनका प्रोफाइल मैं देख रहा था गालबन विकीपीडिया पे, तो उसमें भी उन्होंने भी तस्लीम किया कि इसराइलियों की जो होमलैंड की जो ख्वाहिश है वो जेन्युइन है। इवन ही एक्सेप्टेड दिस। लेकिन हमारे यहाँ जो है लोग कहते हैं कि जी नहीं, इसराइल जो है वो एक इलिजिटिमेट कंट्री है और उसको मिटा देना ही मसले का हल है। तो ये कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है? क्या मुसलमान मुल्क जो हैं इस एम और इस ऑब्जेक्टिव की तरफ जाने के लिए तैयार हैं? मेरा ख्याल है कि एडवर्ड सईद, शायद आप यकीनन जानते होंगे कि वो क्रिश्चियन थे। जी। और हमें ये भी शायद पाकिस्तान में कम लोगों को पता है कि हनान अशरावी जो फ़लस्तीन की तरफ से मुज़ाकरात करती थी, वो भी क्रिश्चियन थी, जो बहुत मशहूर उनकी नेगोशिएटर थी। और लैला जिसने बड़े उनके जहाज़ अगवा किए और बड़े फाइटर हाईजैक किए, वो भी क्रिश्चियन थी। हमारे यहाँ यह शायद लोगों को पता नहीं है कि फ़लस्तीनी क्रिश्चियन फ़लस्तीनी भी हैं, वो सिर्फ मुसलमान फ़लस्तीनी नहीं है। और इजराइल सिर्फ मुसलमान फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ ही नहीं है, वो क्रिश्चियन फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ भी है। ये कोई मजहबी जंग नहीं है, ये एक कौम की जंग है और ये फ़लस्तीनियों की जंग है। इसमें ये जो हमारे यहाँ इसको रिलीजियस कलर दिया जाता है, इससे इसको नुकसान ही होता है, इसको फ़ायदा को नहीं होता। और ये हमारे यहाँ जो भी इसको देता है, हमास जो है इसको रिलीजियस कलर दे रही है, महमूद अब्बास इसको रिलीजियस कलर नहीं देते। जो PLO के लीडर थे यासर अरफात, वो इसको रिलीजियस कलर नहीं देते। अभी शायद पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि कुछ अरसा कबल नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ वेस्ट बैंक पे, और वहाँ उन्होंने फ़लस्तीन का सबसे बड़ा जो अवार्ड था वो महमूद अब्बास ने दिया था नरेंद्र मोदी को, जो फ़लस्तीन का सबसे बड़ा एजाज़ है और अवार्ड है। और उन्होंने कहा था कि और इसके बावजूद कि इजराइल और इंडिया के सफारती ताल्लुकात हैं और उनके एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी मुआहदे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के मसले को की एक ही डायमेंशन को देखा जाता है, जो इसकी रिलीजियस डायमेंशन है। इसकी जो पॉलिटिकल और इसकी जो हिस्टोरिकल और इसकी जो सोशल डायमेंशन है, इससे सरफ़े नज़र किया जाता है और इस पर गौर नहीं किया जाता। अगर हम इसकी अच्छा लियाकत साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक जो इमीडिएट काज बना अभी इन डिस्टर्बेंसेस का, वो कुछ पैलेस्टीनियन जो आके जेरूसलम का एक ईस्टर्न पार्ट में एक मोहल्ला है, वहाँ पे वो 48 के बाद आके आबाद हुए। और कुछ लोग कहते हैं वो 13 फैमिलीज हैं, कुछ शायद कुछ ज़्यादा का नंबर भी लेते हैं। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इजराइल अगर इंटरनली उस मसले को रिजॉल्व कर लेता तो ये एक इंटरनेशनल इशू नहीं बनता, उन लोगों की कुछ सुनवाई होती जो यहूदी ये कह रहे हैं कि जी हमारे बाप दादा ने ये जायदाद खरीदी थी और हमने 1948 में छोड़ी। तो जो पैलेस्टीनियन वहां आके आबाद हुए वो भी तो अपनी जायदाद कुछ ना कुछ इसराइल के अंदर छोड़ के आए थे ना, क्योंकि कहा जाता है कि 7 लाख के करीब यहूदी जो हैं
उनको इसराइल से निकाल दिया गया था 48 में जब जंग हुई उसके बाद। वो मैंने जो पढ़ा है वो 6 फैमिलीज थी। जी जी। जो मैंने पढ़ा है वो कि वो 6 शेख जराह मल्ला जिसको कहते हैं जी वहाँ ये वहाँ थे और वो 6 फैमिलीज वर देयर। मेरा ख्याल है कि जो इसमें इसराइल का एक रेसिज्म भी है, क्योंकि इसराइल में भी मेरा ख्याल है कि हमें ये स्टडी करना चाहिए कि इसराइल में वो जो सेटलर्स जूज हैं वो ज़्यादा जालिम हैं, ज़्यादा रेसिस्ट हैं और ज़्यादा वो मुतस्सब हैं अरबों के ख़िलाफ़ निस्बतन उन जूज के जो अरबी ओरिजिन के हैं और जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं। आप देखें कि उनका वोटिंग पैटर्न भी मुख्तलिफ है। जो बाहर से आए हुए यहूदी हैं वो ज़्यादा बुनियाद परस्त हैं, वो बुनियाद परस्त जमातों को सपोर्ट करते हैं, जबकि वहाँ रहने वाले जो मुकामी यहूदी हैं, अरबी यहूदी हैं, वो मुकामी फ़लस्तीनियों से और मुकामी अरबों से ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो 6 फैमिलीज़ को निकालने वाली बात थी ये ज़्यादा रेसिज्म की है। ये रियासत क्या ये बताना है कि हम बहुत ताकतवर हैं, वरना इस मसले को बड़ी एमिकेबली हल किया जा सकता था कि उन जो 6 जूस थे उनको कहीं और भी बसाया जा सकता था, वहाँ क्यों बसाना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें जो रियासत है वो समझती है कि आज हमने अगर सरेंडर कर दिया तो कल शायद हमें कुछ ज़्यादा सरेंडर करना पड़ेगा। ये रियासत की ईगो का, रियासत के अपने जबर के जो एहसास है, ये उसका नतीजा था कि इतना बड़ा सानिया वाक़या हो गया। अच्छा, ये शेख जर्राह जो है इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। शेख जर्राह जो हैं ये कहा जाता है कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुआलिज और उनके सर्जन थे, और जर्राह जो है उर्दू और अरबी में सर्जन को कहते हैं। तो लियाकत साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। उम्मीद है कि हमारे क़ारीन को ये गुफ्तगू थॉट प्रोवोकिंग लगेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।